जनाब स्पीकर साहब, आपके तरफ से जो ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव किए गए हैं उनके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे आपने खुद कहा, लिस्ट बहुत लंबी है। इस लंबी लिस्ट से ही पता चल जाता है कि हमारे काम में कितना बड़ा लंबा एक गैप रहा। 2018 में जम्मू के बजट सेशन में हमने इस तरह के ओबिचुरी रेफरेंसेस पास किए और उसके बाद से लेके आज ये पहली मर्तबा हमें मौका मिला है उन लोगों को याद करने का जो आज हमारे दरमियान है। 57 ऐसे महान हैसियत जिनमें साबका इस मुल्क के सदर, वजीर आजम, स्पीकर और फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हमारे साबका गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसीज। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा अब हमारे साथ रहा नहीं जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स एमएलए, एमएलसी जो है गिने गए। लद्दाख और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे नहीं। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई, और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं। तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो कोई 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। तो फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो ओबिचुरी रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से कर रहे हैं। हमारे साबका वजीर, साबका सदर जनाब प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके इस बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई पैराशूट के जरिए प्रणब मुखर्जी साहब सियासतदान नहीं बने, कोई गॉडफादर्स के इस्तेमाल नहीं हुए। मेहनत की, जो जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई उनके साथ वफा किया और आगे बढ़ते गए। शुरुआत में डिप्टी मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ही रह के इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, फिर कैबिनेट के मिनिस्टर बने। फिर कैबिनेट के मिनिस्टरों में सबसे अहम जो मिनिस्ट्रियां मानी जाती हैं, डिफेंस,
फाइनेंस, होम, उनमें तो 2 और फॉरेन अफेयर्स, इन 4 में से 3 पे उन्होंने काम किया। डिफेंस के मिनिस्टर रहे हैं, होम के मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा जो ओहदा है वो सदर का है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना करियर वहां से खत्म किया और उसमें भी बार बार उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि जिस ओहदे पे वो होंगे उस ओहदे के साथ वो वफा करेंगे। 2014 के इंतखाबात के दौरान प्रणब मुखर्जी साहब सदर थे, यूपीए की हुकूमत में सदर बने। अपने सदारत के दौरान यूपीए की हुकूमत बीजेपी की हुकूमत में तब्दील हुई, लेकिन शायद ही कभी प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति भवन को सियासत के लिए इस्तेमाल होने दिया। मुझे तो याद नहीं है कहीं भी बीजेपी की तरफ से या उस वक्त हुकूमत के तरफ से राष्ट्रपति भवन या प्रणब मुखर्जी साहब पे किसी ने उंगली उठा के ये कहा हो कि प्रणब मुखर्जी साहब क्योंकि कांग्रेस के बने हुए या यूपीए के बने हुए सदर हैं, उन्होंने वो सियासत राष्ट्रपति भवन में होने दी। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे को और राष्ट्रपति भवन को सियासत से पूरी तरह से अलग रखा, जो कि आज के दौर में हम बहुत कम लोगों के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वजीर आजम रहे 2 बार। मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पे मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं, और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। वो पहले इस मुल्क के ऐसे लीडर, उनको याद किया जाता है कि वो लाहौर बस लेके गए, दिल्ली लाहौर बस सर्विस उन्होंने शुरू की, लेकिन उस दौरान वो मीनार पाकिस्तान भी गए, जो एक हिंदुस्तान के लीडर के लिए वहां जाना और मीनार पाकिस्तान पे वहां पे हाजिरी देना ये कोई मामूली बात नहीं। फिर सरहद पे खड़े होके कहना कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। आज के दिन में शायद ही कोई इस तरह की बात करेगा। बार बार जब हालात यहां खराब हुए, उन्होंने यही कहा कि बातचीत के जरिए ही मसले हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, इस बात के बावजूद कि उसके लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात की तो कहा कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। जम्मू कश्मीर के आर पार के लोग, उनको दोबारा जोड़ने के लिए यहां रास्ते खोले गए, जिनको बदकिस्मती से दोबारा फिर बंद किया। उनकी कोशिश थी कि लोग मिले, सिविल सोसाइटी आपस में मिले, एक मतलब पर्सनल रिश्ते कायम
आज तो ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा दूर रखने की कोशिश की जा रही है, कि हम ना ही मिले तो बेहतर है। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया, छोड़ के दिया था, उस नक्शे को हमने छोड़ दिया, क्या करें? तरिगामी साहब ने वाजपेयी साहब के बारे में जब जिक्र किया तो असेंबली के रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, लेकिन या तो भूल गए बताना या फिर बताना मुनासिब नहीं समझा। ये सही है कि वाजपेयी साहब की हुकूमत ने उस वक्त उस रेजोल्यूशन को वापस भेजा, लेकिन शायद उसके बाद वाजपेयी साहब को इस बात का एहसास भी हुआ कि जल्दबाजी हुई और उन्होंने अपने काबिना के एक वजीर को फिर नॉमिनेट, हुकूमत के साथ एक डायलॉग प्रोसेस उस रेजोल्यूशन को लेके, लेकिन उस वक्त उसके बाद फिर हुकूमत रही नहीं, हालात बदल गए और जो हुआ सो हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके वाजपेयी साहब के जो इरादे थे उनसे शायद इख्तिलाफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सोमनाथ चैटर्जी साहब वो स्पीकर थे जब मैं हाउस में मेंबर था, और मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है, न्यूक्लियर बिल को लेके जब लेफ्ट पार्टीज अलायंस छोड़ के चले गए, उस वक्त उनकी अपनी पार्टी के तरफ से बहुत दबाव था उनके ऊपर कि वो स्पीकरी छोड़ के अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। लेकिन बिल्कुल जैसे तारिगामी साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं हाउस में मौजूद था, उन्होंने यही कहा मैं सीपीएम का स्पीकर नहीं हूं, मैं लोकसभा का स्पीकर हूं। लोकसभा ये तय करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना रहूं, सीपीएम ये तय नहीं करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना। और उसके बाद वो दोबारा कभी पार्लियामेंट में आए नहीं, इस बात के बावजूद, जैसे हमारे साथी ने हमें याद दिलाया, कांग्रेस उनको सीट देने के लिए तैयार ने कहा था कि आप आइए, जिस भी सीट से आप लड़ना चाहें, हम आपको पार्लियामेंट में वापस देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पार्टी आने का काम करें। बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं सोमनाथ चैटर्जी साहब की तरह जो अपने असूलों पर कायम रहे। तो शायद ये हमारे लिए एक सबक कि आखिरकार सियासत जो है सो है, असूल बहुत जरूरी है। खुद काम किया, अब एक एक का मैं जिक्र कर नहीं सकता, लेकिन एक साथी का जिक्र किए बिना शायद रहूंगा तो गलत होगा, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर रहे इस हाउस के, और मुझे लगता है सिटिंग मेंबर की अपनी ही एक हैसियत होती है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे सिटिंग मेंबर हैं थे जिनके साथ बहुत करीबी काम करने का मौका मुझे हासिल हुआ। शायद आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ गुजारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पे आए। एमएलसी बने, तब थे इलेक्शन 2008 में, 8 में इलेक्शन हुए, एडवाइजर के तौर पे मेरे साथ आए। जब मुझे मिनिस्ट्री में तब्दीलियां करनी पड़ी, उफ तक नहीं किया, तंजीम की जिम्मेदारी दी मैंने उनको, और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे अपनी तंजीम की जिम्मेदारी संभाली। मेहनत करने में वो कभी कमी नहीं रखते थे। आप लोग गवाह हैं, आपके साथ आने के बाद जहां जहां आपने जिम्मेदारी दी, कहीं हिमाचल में, कहीं पंजाब में, कहीं और, जिस मोर्चे पे खड़े किए वहां पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया।
शुरुआत भी उनकी वैसे ही रही। वालिद साहब उनके इंजीनियर, बिजनेस से उनका लेना देना था नहीं। एक मारुति के वो सर्विस स्टेशन का उनको गिरधारी लाल ढोगरा साहब ने इंतजाम करके दिया, और इसमें भी देवेंद्र कभी भूला नहीं। जम्मू में बहुत सारे वो राउंड अबाउट गोल चक्कर बने हुए, लेकिन सिर्फ एक जम्मू में ऐसा गोल चक्कर है जो साल के 12 महीने उसकी घास की कटाई होती है, वहां फूल लगे होते हैं, वहां मूर्ति साफ होती है। वो है गिरधारी लाल डोगरा साहब का जो चौक है गांधीनगर। बड़े घरों के लोग, बड़े घरों के बेटे जो है अपने आप को भी बड़ा समझते हैं, लेकिन देवेंद्र ऐसा था, काम सीखने के लिए खुद डांगरियां पहने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो आज भी याद करते हैं जब वो गाड़ी वहां लेते थे धोने के लिए, देवेंद्र के हाथ में पाइप, वो खुद गाड़ी धोता था सीखने के लिए कि ये करना कैसे है। तब जाके उसकी इतनी बड़ी मारुति की वो एम्पायर बने। मैंने जैसे कहा 25-26 साल हो गए मुझे सियासत। बहुत साथियों को मैंने आते जाते हुए देखा स्पीकर साहब, लेकिन अगर मुझे एक साथी के जाने का जाती तौर आज तक अफसोस रहा, वो देवेंद्र के जाने का आज भी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पता नहीं था कि वो इतने बीमार हैं। इलेक्शन में कुछ तल्खी बातें हुई। अगर मुझे पता होता कि वो इतने बीमार हैं, मैं शायद रिश्तों को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता, लेकिन ऊपर वाले ने वो मौका रखा नहीं। यही मौका रखा कि हम उनको श्रद्धांजलि पेश करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसलिए मैंने बाकी तमाम जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान और जो बाकी लीडर रहे हैं उनको एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां देवेंद्र का जिक्र किया। एक, क्योंकि सिटिंग मेंबर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि व्यक्तिगत जातीय तौर पे मुझे कुछ चीजों का अफसोस है जो अफसोस ही रहेगा। लेकिन इस लिस्ट में 57 जो हमारे सीनियर लीडर्स और ऑनरेबल मेंबर्स हैं, इनमें सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए मिसाल कायम की है। और मैं चाहूंगा कि हम इन बायोडेटास को पढ़ें, उन्हें याद करें और कोशिश करें कि उन्होंने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा किया, लोगों की खिदमत की, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचा, हम भी कुछ सीखें। क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आज हम इनके लिए ओबिचुअरी रेफरेंसेस करेंगे, किसको मालूम है कल यहां कौन बैठ के हमारे लिए ओबिचुअरी रेफरेंस जो है की तकरीर यहां कर रहा होगा। जब भी हम कुछ करें, हमें कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि कल को जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में हमारे हवाले से हमारे लिए बात करेंगे, हमें कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करना चाहिए ताकि जब हमारा वहां पे जिक्र हो, जो हमारे हक में वहां बोलने के लिए खड़े हों, उनके पास कुछ बोलने के लिए रहे। अगर यही हम सोच के अपना यहां अपने काम को अंजाम दें, तो मुझे लगता है हम इस हाउस के साथ, अपने वोटरों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और बिलखसूस इन महान हस्तियों के
जिनको आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम खड़े हुए हैं, उनके साथ हम सही माने में वफा कर पाएंगे। तो इसलिए स्पीकर साहब, आपकी तरफ से जो ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव किए गए हैं, उनके हक में मैं आज आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज जोड़ता हूं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इनको जन्नत में अला मुकाम हासिल हो, इनकी आत्माओं को शांति मिले और हमें इनकी जिंदगियों से कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।